वैसे सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप में से कौन कौन जीसू का फैन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ब्लैक पिंक मेंबर जीसू की। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार ड्रामा की बात करने वाले हैं जो कि किसी और का नहीं बल्कि ब्लैक पिंक मेंबर जीसू का है। स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये न्यू कोरियन ड्रामा है जिसमें हम एक नॉर्मल गर्ल और मिलिट्री मैन की लव स्टोरी देखेंगे। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन अचानक से उनका ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप के कुछ टाइम बाद ही दोनों एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं जो कि है ज़ॉम्बी अटैक। अचानक से पूरी सिटी में ज़ॉम्बी आने लग जाते हैं और हमारे कैरेक्टर इनसे बच पाते हैं या नहीं, और आखिर ये ज़ॉम्बी आए कहाँ से, इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सब कहानी की शुरुआत करने से पहले मेन कैरेक्टर का इंट्रो ले लेते हैं, जहाँ हमारी फीमेल लीड कांग योन जून जो कि एक कंपनी में जॉब करती है, वही मेन लीड ली जे यून जो कि मिलिट्री में है और दोनों ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कहानी में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम स्टोरी में धीरे धीरे आगे जान जाएंगे। कहानी की शुरुआत में हम ली को देखते हैं जिसका आज ड्यूटी पर आखिरी दिन होता है और वो अपने सर को रिपोर्ट करके घर जाने लग जाता है कि तभी रास्ते में उसे योंगजो दिखाई देती है और अचानक से उसकी आंख खुलती है और ये पता लगता है कि ये तो बस उसका एक सपना था। तभी फिर एक आदमी उससे उन्हों को उठाने के लिए बोलता है। ली जैसे ही जाकर उसे उठाता है वो जहाँ वो भी सपना देख रहा होता है। वेल तो उसके बाद इन्हों और ली दोनों ही ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ ली अपने साथ में अपना फोन लेकर आता है और योंजू को कॉल लगाता है। योंजू काफी नशे में होती है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं होती है, तो वो ली को ये बोलती है कि मैं तुम्हें कल कॉल करूंगी बोलकर फोन को फटाक से काट देती है। कि तभी ली के ऑफिसर उसे फोन के साथ में पकड़ लेते हैं क्योंकि ड्यूटी पर तो फोन अलाउड ही नहीं था दोस्तों। यूनो भी यहाँ सोते हुए पकड़ा जाता है। वेल तो नेक्स्ट डे ली और यूनो के सीनियर उन्हें 64 लैब्स की पनिशमेंट देते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो लोग होटल की टेरेस पर ही लैब्स लगा रहे होते हैं। उसके बाद हम योंगजो को देखते हैं जहाँ ली उसको कॉल करता है लेकिन वो तो फोन रिसीव ही नहीं कर रही होती है। फिर तो उसके बाद ली के सीनियर ऑफिसर पाक उससे आकर पूछते हैं कि क्या किसी को ये खाना बनाना आता है। ली हाँ बोल देता है और पाक के साथ में चला जाता है, जहाँ रास्ते में वो बिल्डिंग से कुछ लोगों को नीचे आपस में लड़ते हुए देखता है जो कि एक हॉस्पिटल था। वेल तो उसके बाद वो दोनों ही किचन में पहुंच जाते हैं। ली एक शेफ का फोन लेकर योंगजो को कॉल करने की कोशिश करता है। वो तो बोलता ही जा रहा था, योंजो को बोलने का मौका ही नहीं देता है, उसे काफी डांट लगा रहा होता है। वेल तो उसका कॉल कट होने के बाद योंगजो के कलीग ली को लेकर काफी सारी बातें बनाने लग जाते हैं। बोलते हैं कि वो तो आर्मी में है, पक्का बड़ा ही होगा और वो तुमसे शादी नहीं करेगा। तो योंजो वहाँ से उठकर चली जाती है और इसके बाद रात को योंगजो ली को कॉल करके उससे थोड़ा ब्रेक मांगती है। इसे सुनते ही वो तो काफी उदास हो जाता है और इसके बाद हम योंगजो को उसके मैनेजर सैमसू के साथ में एक होटल में डिनर करते हुए देखते हैं, जहां वो सेली के बारे में पूछने लग जाता है। कि तभी ली का कॉल योंगजो को आ जाता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती है। सैम से बातें करने में वो कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई थी। तो उसके बाद योंगजो के पास ली का वॉइस मैसेज आता है जिसे योंगजो बाथरूम में जाके सुनती है, जिसमें ली बोल रहा होता है कि तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा ब्रेकअप कर लेना ही सही रहेगा। और ये सुनते ही योंजो तो जोरों से रोने लग जाती है। ली को कॉल करती है, उसका फोन ऑफ होता है। योंजो फिर ली के पास जाने का डिसाइड करती है तो सैम उसे वहां तक छोड़ने के लिए बोलता है और वहीं ली के सीनियर उसे एक मिशन देते हैं जिसके लिए ली को नीचे फ्लोर पर जाना होता है, जहां उसे एक लेडी सुजंग रोक लेती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही योंजो सैम के साथ में आ रही होती है, एक आदमी उनकी कार में घुस जाता है और उस आदमी की आंख योंजो के कंधे पर निकलकर गिर जाती है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा डरावना था। वेल तो वहीं ली और उन्हें भी यहाँ पर देखते हैं कि एक प्लेन बिल्डिंग की तरफ आ रहा होता है और उनसे टकराने वाला होता है, लेकिन तभी वो प्लेन वहाँ से मुड़कर दूसरी डायरेक्शन में जाकर क्रैश हो जाता है। ये देखकर तो यूनहो और ली वापस से अपने स्कॉट के पास जाने लग जाते हैं और वहीं योंजो सैम से पूछ रही होती है कि आखिर ये सब है क्या, और वो देखती है कि वो आदमी अचानक से जिंदा हो गया है। योंजो उसकी हेल्प करने लग जाती है, साथ ही वो तो कार से उतरकर लोगों से उसकी हेल्प करने के लिए बोलती हैं। तो एक आदमी वहाँ पर आगे आने लग जाता है, जिसे देखकर वो पहचान लेती है कि वही कोई और नहीं बल्कि सेलिब्रिटी एलेक्स है, जिससे कि लोगों को भी उसके बारे में पता लग जाता है और लोग उसकी फोटोज लेने लग जाते हैं। फिर एलेक्स उस आदमी को कार से नीचे लाता है और वहीं
ली और उन्होंने जैसे लिफ्ट के ऊपर जा रहे होते कि तभी होटल का मैनेजर योरन बेस में आ जाता है और जैसे ही वो लोग ऊपर पहुंचते हैं देखते हैं कि वहाँ के लोग तो ज़ॉम्बी बन चुके हैं और एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। आपस में ही अटैक करके एक दूसरे को काटने मारने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरे फ्लोर का हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था, जिसे देखकर तीनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि तभी एक ज़ॉम्बी उन पर भी अटैक कर देता है। लेकिन वो तीनों जैसे तैसे करके आग लगाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स भी सैम को देखने के लिए जाता है कि वो ठीक है या नहीं। तो सैम बाहर आता है कि तभी योंजू देखती है कि वहाँ पर एक ट्रक तेजी से उनकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन वो लोग उससे बच जाते हैं और यहीं पर वो ट्रक बहुत सारे लोगों को मार भी देता है। योंजू और सैम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं कि तभी वही आदमी ज़ॉम्बी बनकर सैम के पीछे पड़ जाता है और यहाँ पर लियो और यूनहो को ये सब कुछ देखकर अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है कि इनकी फैमिली ठीक होगी कि नहीं। जिसके बाद ही वो लोग 75 फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और एक रूम में पहुंचते हैं जहां उन्हें सुजोंग मिल जाती हैं। योंजू भी यहाँ पर एक पार्लर में होती है और अपनी मॉम को कॉल करके घर पर रहने के लिए बोलती है कि बाहर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ली को कॉल करने की कोशिश भी कर रही होती है, लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लगता। और वहीं सभी सोल्जर्स ज़ॉम्बी से फाइट के लिए रेडी होकर वहाँ से निकल जाते हैं कि तभी एक आदमी सैम को बेहोश करके उसे लूटने लगता है। योंजू भी अचानक से वहाँ पर पहुँच जाती है और सैम से उस बिल्डिंग पर चलने के लिए बोलती है जहाँ ली जॉब करता है। सैम तो साफ इनकार कर देता है वहाँ जाने के लिए कि अभी सभी जगह ज़ॉम्बी घूम रहे हैं, वहाँ जाना हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। वो तो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। तो योंजू उस पार्लर लेडी को थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो वहीं ली एक फ़ोन से कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर सीजंग उसे बताती है कि ये फ़ोन खराब है और काउंटर पर जो भी फ़ोन है वो ठीक है, लेकिन वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। तो जिससे कि वो लोग प्लान बनाकर वहाँ से निकलते हैं कि तभी वो देखते हैं कि शेफ एक गेट को पकड़कर खड़ा हुआ है, जिसकी दूसरी तरफ बहुत ही सारे ज़ॉम्बी हैं। लेकिन वो गेट टूटने वाला होता है कि तभी ली एक ट्रॉली में आग लगाकर उन ज़ॉम्बीज़ की तरफ ढकेल देता है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन फायर की वजह से फायर अलार्म बज जाता है और पानी गिरने लगता है, जिससे कि वहाँ की आग बुझ जाती है और ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो चारों जैसे तैसे करके वहाँ से भाग तो जाते हैं। लेकिन शेफ की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है और यहाँ पर योंजू सैम के साथ में पुलिस स्टेशन पर पहुँचती हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी कि तभी उन्हें वहाँ पर एलेक्स मिलता है और उन्हें बताता है कि स्टेशन में कोई भी नहीं है और साथ ही ये भी बताता है कि ज़ॉम्बी साउंड से अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, क्योंकि अगर आपने भी बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ मूवी देखी होगी ना, तो आपको ये बात तो ज़रूर पता होगी कि ज़ॉम्बी साउंड से अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए सब शांत हैं और तुम लोग भी अपना फ़ोन बंद कर लो। सबको सुनते योंजू फटाक से अपने फ़ोन में ली के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है कि जैसे ही तुम इसे सुनो तो फटाक से मुझे कॉल करना, और फ़ोन अपना ऑफ कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ यूनो टेरेस का गेट खोलने वाला होता है कि तभी बाकी सोल्जर्स वो गेट खोल देते हैं, क्योंकि वो लोग वहीं रहते हैं। और उसके बाद लियो शेफ को लेकर वहां पर पहुंचता है और पार्क से अपना फोन मांगता है, लेकिन पार्क साफ इनकार कर देता है। उसे डांटने लग जाता है क्योंकि भाई वो सिविलियंस को ऊपर जो लेकर आ गया था और वहां पर आना उनका मना था। जहाँ पर फिर यूनो सभी को बता रहा होता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी ऊपर की तरफ ही आ रहे हैं और सभी लोग टेरेस का गेट बंद कर देते हैं। यूनो फिर सबको बताता है कि ये लोग ज़ॉम्बी हैं, लेकिन बाकी सोल्जर तो उन पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे होते हैं। देखते ही देखते शेफ तो बेहोश हो जाता है और वो शेफ ज़ॉम्बी बनकर एक सोल्जर को काट भी लेता है, यानी कि दोस्तों शेफ इन्फेक्टेड हो गया था। वहीं तीनों लोग फिर पुलिस स्टेशन के बाहर हंटर्स को देखते हैं और उन्हें बताने लग जाते हैं। वहां पर तभी हंटर्स अपनी हथियार लेकर बाहर आते हैं और एक एक करके ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं और वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। यहाँ पर लिवियो शेफ को जैसे तैसे करके मार देता है, जिसके लिए उसके सीनियर उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। तो ली उन्हें उनके फ़ोन देने के लिए बोलता है, क्योंकि वह सिचुएशन अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उसके सीनियर उसकी बात मानकर सभी को उनके फ़ोन लौटा देते हैं। जहाँ फ़ोन मिलते ही ली चेक करता है, योंजू ने उसे बहुत सारे कॉल किए हुए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ योंजू और उसके दोस्त भी एक शॉप में आ जाते हैं, जहाँ उसे ली की फेवरेट सॉन्ग की कैसेट मिलती है। यहाँ योंजू पास्ट का एक सीन याद करती है कि जब ली और योंजू जब एक आइसक्रीम शॉप पर काम करते थे, तब भी ली डेली ही सॉन्ग सुना करता था और ये उसका फेवरेट सॉन्ग था। और योंजू और ली साथ में
गाना भी गाया करते थे और साथ ही दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे कि तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में आता है, जहाँ योंजू उस कैसेट के पैसे रख कर वहाँ से जाने लग जाती है और वहीं ली योंजू को कॉल करता है, लेकिन योंजू का कॉल नहीं लग रहा होता है। वो तो बहुत ज्यादा रो रहा होता है कि तभी उसका एक पार्टनर आकर उसे शांत करवाता है, साथ ही उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है और वो उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स तो कंट्री से बाहर रहते हैं, शायद वहाँ पर कोई इन्फेक्शन नहीं फैला होगा। वेल तो वहीं योंजू और बाकी दोनों कुछ खा रहे होते हैं, जहाँ पर एलेक्स ने बताता है कि वो बाहर से आया है और यहाँ एक होटल में रहता है। वेल तो होटल का नाम सुनते ही योंजू से बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी वहीं पर काम करता है। तो एलेक्स उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें योंजू ली को पहचान लेती है कि तभी सैम और एलेक्स ली को देखकर काफी हंसने लग जाते हैं, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था वो फोटो में। वेल तो उसके बाद योंजू अपना फोन जैसे ही खोलती है वैसे ही उसे ली का मैसेज मिलता है। वो रोते हुए ली को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल लगता ही नहीं है कि तभी योंजू ली का वॉइस मैसेज सुनती है, जिसमें उसने बोला हुआ होता है कि तुम जहाँ भी हो सेफ रहना और साथ ही मुझे अपनी लोकेशन भेज दो ताकि मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ। जिसके बाद ही वो तीनों उस होटल के लिए निकल जाते हैं और वहीं सभी सोल्जर्स अपना खाना चेक करने लग जाते हैं और उसके बाद सब खाना खा रहे होते हैं कि तभी उन्हें गेट से एक आवाज सुनाई देती है। जैसे ही गेट ओपन करते हैं देखते हैं कि सोल्जर ज़ॉम्बी बन चुका है और वो एक दूसरे सोल्जर को पकड़ लेता है, जिसे देखकर पाक उसे शूट करने लगता है और लेकिन उस पे उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि हमें पता ही है गाइस कि ज़ॉम्बी तो जिंदा लाश होते हैं, उन्हें क्या ही फायदा मारने का। वेल तो वहीं योंजू चलते चलते गिर जाती है क्योंकि उसके लेसेस खुल गए थे। कि यहाँ वो पास्ट का एक सीन याद करती है जब योंजू और ली कॉलेज में होते हैं, जहाँ योंजू को एक लड़का प्रपोज करता है, वो उसे रिजेक्ट कर देती है। ली को पता ही नहीं होता आखिर क्लास में हो क्या रहा है और वो एक लड़के से पूछता है। जैसे ही वो उसे बता देता है कि कोई लड़का योंजू को प्रपोज कर रहा है और यहाँ का समय पता लगता है कि ली तब योंजू को पसंद नहीं करता था, बस वो दोस्त से अच्छा दोस्त मानता था। और इसके बाद उनके टीचर नए सिलेब के लिए सबको एक एक पार्टनर बनाने के लिए बोलते हैं। तो योंजू ली से आकर पूछते हैं, लेकिन ली ने तो साफ मना कर दिया होता है। तो योंजू वहाँ से चली जाती है और उसके बाद ली अपने दोस्त के साथ में एक जगह पर होता है, जहाँ वो लोग योंजू के बारे में बात करने लगते हैं। साथ ही उसका दोस्त उससे पूछता है कि योंजू तुम्हें अपना पार्टनर क्यों बनाना चाहती है। ली बोलता है कि मुझे तो वो लड़की एकदम पागल लगती है, समझ नहीं आता कि आखिर हर लड़के को वो इतनी ब्यूटीफुल क्यों लगती है, सब उसे प्रपोज क्यों करते रहते हैं। वेल तो मुझे वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। योंजू ने पीछे से सब कुछ सुन लिया होता है, वहाँ से चली जाती है। देख कर ली अपने दोस्तों पर गुस्सा होने लग जाता है कि योंजू ने तुम लोग के चक्कर में सब कुछ सुन लिया। नेक्स्ट डे ली एक आइसक्रीम शॉप पर जॉब के लिए जाता है, जहाँ उसकी जॉब भी लग जाती है। वो देखता है कि योंजू भी वहीं पर काम करती है और ली से वो काफी ज्यादा गुस्सा थी पुरानी बात के लिए। और फिर तो जैसे वो घर जा रही होती है अपनी फ्रेंड को कॉल करके बोल रही होती है कि ली को मैं बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं लगती हूँ, कल से अब मैं उसे ये दिखाऊंगी कि मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत हूँ। ली भी फिर उसी टाइम पर निकलकर बस में बैठकर वहाँ से चला जाता है। वेल तो नेक्स्ट डे कस्टमर योंजू से आकर लड़ने लग जाता है कि आइसक्रीम वापस करने के लिए उसे बोलता है, लेकिन योंजू साफ मना करते हुए कहती है क्योंकि वो 3 घंटे से ज्यादा टाइम वाली आइसक्रीम वापस नहीं कर सकते थे वो। लेकिन भाई वो आदमी तो 7 घंटे पहले वो आइसक्रीम वहाँ से लेकर गया था। तो वो आदमी गुस्से में आइसक्रीम योंजू के ऊपर ही फेंक देता है कि तभी ली योंजू को अपनी साइड खींच लेता है और फिर उस कस्टमर की वीडियो बनाने लगता है। सब कुछ देखकर कस्टमर डर कर वहाँ से चला जाता है। योंजू बाद में ली को थैंक्स बोलती है और जिसके बाद ही भाई उसे तो हर जगह ली दिखाई देने लग जाता है क्योंकि भाई उसे काफी पसंद जो था। तो उसके बाद योंजू शॉप पर सभी के लिए कुछ न कुछ लेकर आती है। ली को एक मफलर देते हुए उसे बोलती है कि वो उससे दोस्ती करना चाहती है, लेकिन ली तो साफ मना कर देता है कि वो उससे दोस्ती नहीं करना चाहता। और जिसके बाद ही योंजू काउंटर पर होती है और ली मिरर साफ कर रहा था कि तभी एक एम्प्लॉय आकर उनसे पूछता है कि क्या वो योंजू के साथ पर डेट पर जा रहा है, लेकिन ली तो साफ इनकार करते हुए बोलता है कि शायद उसे योंजू से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की मिल जाए। अब भाई ये सब कुछ सुनते ही योंजू तो रोने लग जाती है, वहाँ से चली जाती है। उसके बाद योंजू बस स्टेशन पर बैठकर रो रही होती है कि तभी ली आकर उसे जैकेट देता है और योंजू उसे लिए बिना ही वहाँ से भागने लग जाती है और जाकर गिर जाती है। फिर रोते बोलती है कि ये लेसेस हमेशा ही खुल जाती हैं, जहाँ ली उसकी लेसेस बांध देता है और योंजू से पूछती है कि
क्या वो सच में उसे सुंदर नहीं लगती, तो ली बोलता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जिसे सुनते ही वो भी काफी खुश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ योंजू लेसेस बांधते हुए ली को बहुत ज्यादा याद कर रही होती है और वहीं ली के सीनियर उस ज़ॉम्बी सोल्जर को गिरा देते हैं और दूसरा सोल्जर भी ज़ॉम्बी बन जाता है। सभी सोल्जर्स उस पर निशाना लगाने लग जाते हैं कि तभी सुजोंग एक गन लेकर उस ज़ॉम्बी को एक ही गोली से ढेर कर देता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और सार्जेंट उससे चिल्लाने लग जाते हैं कि एक सिविलियन आखिरकार ऐसे कैसे शूट कर सकता है, इन्हें कोई भी अधिकार नहीं है। फिर तो वहीं दूसरी तरफ उन तीनों को एक लड़का किम मिलता है जो कि वॉमिट कर रहा होता है, उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था इसलिए। साथ ही वो उनसे हेल्प मांगता है। बहुत सारे ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं। वो चारों एक रेस्टोरेंट में जाकर छुप जाते हैं कि तभी एक ज़ॉम्बी भी उन पर अटैक करता है, लेकिन वही देखते ही देखते उसके ऊपर बहुत सारे बर्तन गिर जाते हैं, जिससे कि वो तो वहीं ढेर हो जाता है कि तभी एलेक्स उस आदमी के पास आकर अल्कोहल लेवल चेक डिवाइस निकालता है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी एक पुलिस वाला था। जैसे ही फिर वो किम का लेवल चेक करता है, इसने बहुत ही ज्यादा पी रखी होती है कि वो सबको बता देता है शायद ज़ॉम्बी ने इस पर अटैक इसीलिए नहीं किया है क्योंकि इसने ड्रिंक कर रखी थी, जिसका साफ मतलब है कि अगर शायद हम लोग भी ड्रिंक कर रहे हैं तो हम भी ज़ॉम्बी से बच सकते हैं। वेल, तो उसके बाद योंजू ली को कॉल करती है, लेकिन उसकी कॉल तो अभी भी नहीं लगती है कि एलेक्स उसे ड्रिंक देता है, जिसे पीकर योंजू को उसके फादर के फ्यूनरल का टाइम याद आ जाता है, जहाँ वो ली के साथ में बैठी हुई होती है और उसे एक लाइटर देती है। तो ली कहता है कि मैं स्मोक नहीं करता, तो योंजू से बताती है कि उसके फादर भी स्मोक नहीं करते थे और फिर भी उन्होंने वो लाइटर अपने पास में अपनी सेल्फ केयर के लिए रखा हुआ था। वो तो बस हमेशा ऐसे प्रिटेंड करते थे कि वो स्मोक कर रहे हैं। सबको सुनते ही ली भी वैसे ही करने लग जाता है और योंजू ये देखकर खुश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में आता है, जहाँ ली सोकर उठता है और लाइटर को देखकर वो योंजू को कॉल करता है, यानी कि उसे भी वही सेम मेमोरीज याद आ रही होंगी, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। जिसके बाद ये सब लोग न्यूज़ देख रहे होते हैं। उन्हें पता लगता है कि ये एक वायरस है और अगर कोई ज़ॉम्बी किसी पर्सन को काट लेता है तो वो पर्सन भी ज़ॉम्बी बन जाता है। जैसा कि हमने हर ज़ॉम्बी मूवी में देखा ही है दोस्तों कि वहाँ सभी लोग सुजंग से पूछ रहे होते हैं कि आखिर उसका निशाना इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वो सबको बताती है कि वो एक नेशनल शूटर रह चुकी है कि तभी ये सुनते ही सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि भाई वो एक लड़की जो थी। और फिर उसी टाइम पर सभी एक गन फायर की आवाज़ सुनते हैं। बाहर आकर उन्हें पता लगता है कि ये पाक के रूम से आई हैं। वहाँ जाकर देखते हैं पाक ने खुद को ही गोली मार ली होती है, क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बी सोल्जर ने काट लिया था, जिससे कि वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था और वो अपने साथियों को तंग या परेशान नहीं करना चाहता था। और दोस्तों, एक बार उसने फिर साबित कर दिया कि आर्मी सोल्जर्स हमेशा अपने देश के लिए जीते हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो हमारे आर्मी सोल्जर्स को बहुत प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर आप में से भी किसी का नोन पर्सन कोई आर्मी में है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये हम सब के लिए काफ़ी गर्व की बात है। सो बैक टू द स्टोरी। वहीं दूसरी तरफ ये लोग पी पाकर टल्ली हो चुके थे कि तभी योंजू एक गोल्फ बैट को देखकर बाहर ज़ॉम्बी को मारने के लिए निकल जाती है। सैम भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और उनके पीछे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं कि तभी फटाक से किम कार का हॉर्न बजा देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी वहाँ पर चले जाते हैं, आवाज़ सुनकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ किम के पीछे नहीं आ रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ ली और यूनो अपने सार्जेंट को जाकर बोलते हैं कि उनके खाने और पीने की सप्लाईज जल्द ही खत्म होने वाली, और इसलिए हमें बाहर जाकर सामान तो लाना ही होगा ताकि वो अपनी फैमिलीज को भी बचा सके। सार्जेंट के पास हेडक्वार्टर से कॉल आता है कि हम तुम्हें सप्लाई भेज रहे हैं, जिसे सार्जेंट सबको बता देते हैं। ये सुनते ही सब खुश तो होते हैं सिवाय ली और उन्हों के, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिलीज को जो बचाना था। वेल, तो उसके बाद लोग एक सप्लाई हेलीकॉप्टर को उनकी तरफ आते हुए देखते हैं। यूनो यहाँ पर नोटिस करता है कि वो हेलीकॉप्टर कुछ ज्यादा ही हिल रहा था। सार्जेंट फिर वहाँ पर अपने बाइनोकुलर से देखता है और तुरंत ही सभी सोल्जर्स को उस हेलीकॉप्टर पर फायर करने के लिए बोलता है। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर उनकी रेंज में आता है ना, सोल्जर्स उसे फटाक से उड़ा देते हैं, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। और वहीं वो लोग भागते हुए एक ड्रिंक शॉप की तरफ घुस जाते हैं, जहाँ योंजू और किम फिर से पीने लग जाते हैं कि तभी कुछ ज़ॉम्बी उनके पास आ रहे होते हैं।
जहाँ पर फिर मौका पाते ही एलेक्स उनमें ट्रक लाकर घुसा देता है और शॉप के अंदर आता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं तो उन्हें वो हेलीकॉप्टर नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है। वो भी उसके पीछे जा रहे होते हैं कि वहीं सार्जेंट अपने सीनियर से वहाँ से निकलने का ऑर्डर मांगता है, लेकिन उसके सीनियर उन्हें भी रुकने के लिए बोलते हैं कि हम सप्लाई भेजने की दोबारा से कोशिश कर रहे हैं। तो सार्जेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि भाई वो तो उनकी सिचुएशन को समझ ही नहीं रहे थे। उसके बाद सार्जेंट अपने सभी सोल्जर्स से बोलता है कि हमें आज रात यहाँ से हर हाल में निकलना ही होगा क्योंकि हमारे पास कोई भी सप्लाई नहीं आने वाली है। जहाँ पर फिर सू जोंग भी सार्जेंट से खुद के लिए गन मांगती है, लेकिन वो उसे गन नहीं देते हैं क्योंकि वो एक सिविलियन जो थी। वेल तो वहीं चारों लोग उस बिल्डिंग तक पहुँच जाते हैं जहाँ एलेक्स सभी को अपनी कार का नंबर बताता है और सब लोग कार को ढूंढने लग जाते हैं कि तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं और वो लोग उन्हें जैसे तैसे करके मार रहे होते हैं। और एलेक्स के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बियों ने भी अटैक कर दिया था, जिससे कि वो बेचारा नीचे गिर जाता है और किम उसकी हेल्प करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता कि तभी वहाँ पर आग लग जाती है। वो सारे ज़ॉम्बीज़ जल जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट अपनी सभी सोल्जर्स को मोटिवेट कर रहे होते हैं। वो उनसे बोल रहे होते हैं कि हम पहले VIP लॉन्च तक जाएंगे और वहाँ से लिफ्ट लेंगे और उसके बाद सभी लोग ज़ॉम्बी को मारते हुए लॉन्च तक जैसे तैसे करके पहुँच तो जाते हैं। यहाँ पर किम एलेक्स की कार की चाबी लेकर योंजू और सैम के पास आता है और उन्हें लूजर कहता है क्योंकि वो लोग एलेक्स को प्रोटेक्ट जो नहीं कर पाए थे। तो सैम उनसे लड़ रहा होता है और साथ ही से कार लाने के लिए बोलता है कि तभी किम बताता है कि उसे ड्राइव करना तो आता ही नहीं है। योंजू फिर उसका नंबर लेती है और कार के पास उसे भेज देती है और किम कार के पास जैसे ही पहुंचता है ना, देखता है कि ज़ॉम्बी तो उस पर अटैक ही नहीं करते। वो फिर कार से उन्हें हटाकर दूर कर देता है क्योंकि शायद उसने ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए ज़ॉम्बीज़ ने उस पर अटैक नहीं किया था। कल तो कार में बैठकर योंजू को वीडियो कॉल आता है जिससे वो लोग उसे बताने लगते हैं कि कार आखिर कैसे ड्राइव करते हैं। किम ने तो कभी कार ड्राइव ही नहीं की होती है। बेचारा वो तो रोने लग जाता है, जिससे सैम उसके ऊपर चिल्ला देता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी उनकी तरफ आवाज़ सुनकर आने लग जाते हैं। और वहीं सार्जेंट और सू जोंग दोनों को ही वहाँ पर किचन में पायोलो मिलता है जो कि स्लीपिंग पिल्स लेकर सो रहा था। और वहीं उन्हों और ली बाथरूम में होते हैं कि तभी यूनो को अपने फ़ोन में नेटवर्क दिखाई देते हैं। जल्दी से वो ली को बताता है और ली फिर योंजू को कॉल करता है। योंजू और सैम किम को कार चलाना सिखा रहे होते हैं कि तभी योंजू ली का फोन देखकर फटाक से उसे उठा लेती है और फाइनली दोस्तों इन दोनों की कॉल लग जाती है। एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और फिर एक दूसरे का हाल पूछते हैं। योंजू से बताते हैं कि वो बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में है। बोलती है कि वो ली को बचाने आ रही है और उसे उसकी लोकेशन भी पूछती हैं तो ली तो झूठ बोल देता है कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं और उसे मिलिट्री बेस पर जाने के लिए बोलता है ताकि भाई योंजू सेफली वहाँ से निकल जाए, ज़ॉम्बियों का शिकार न बने। देखते ही देखते योंजू की बैटरी डेड हो जाती है और ये देखकर ली और योंजू दोनों ही काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी बात बीच में अधूरी जो रह गई थी। और वही किम भी यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को देखकर घबरा कर काफी जोर से कार का ही एक्सीलेटर दबा देता है। फटाफट से कार को जल्दी से सैम और योंजू के पास में लेकर आता है। सैम कार की स्टीयरिंग संभालता है और एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज़ को उड़ाना शुरू कर देते हैं। और लिटरली दोस्तों ये मंजर बहुत ही ज्यादा मजेदार था। कल तो वहीं सभी सोल्जर्स खाना खा रहे होते हैं जहाँ सार्जेंट स्मोक करने लग जाता है। साथ ही साथ वो सबको इसकी परमिशन भी दे देता है तो पालो सबको मना करता है कि वो लोग यहाँ स्मोक नहीं कर सकते। और इसके बाद जैसे ही सार्जेंट फिर किचन में कुछ पीने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर लगे एग्जॉस्ट में से आवाज सुनाई देने लग जाती है। वो जैसे ही उसके पास जाते हैं देखते हैं कि बाहर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। वही सब सार्जेंट के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं उनकी तरफ आते हैं जहाँ उन्हें वही ज़ॉम्बी मिलता है तो सू जोंग उसे फटाक से उड़ा देती है कि तभी सार्जेंट भी ज़ॉम्बी बनकर उनकी तरफ आने लग जाते हैं। यानी कि दोस्तों वो भी इन्फेक्टेड हो गए थे, जिससे टाइम ना वेस्ट करते हुए स्काउट लीडर उन्हें शूट कर देता है। जिसके बाद ही ली स्काउट लीडर को उन्हें लीड करने के लिए बोलता है और वहीं किम आधे रास्ते में ही उतर जाता है ये बोलकर कि उसे कुछ काम है। योंजू तो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन उसके जाने के बाद हम देखते हैं दोस्तों कि किम भी अब ज़ॉम्बी बन जाता है, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था और ये बात वो जानता था। अपने दोस्तों को वो हर्ट नहीं करना चाहता था। लिटरली दोस्तों ये सीन भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। वेल तो वही हम ऑरन को देखते हैं जो कि खुद को सोफे के कवर में लपेट कर बाहर आता है और एक जगह पर पहुंचता है जहां उसे स्टैपल गन मिलती है जिसे वो ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है। और उसके बाद सभी लोग सिटी में अनाउंसमेंट सुनते हैं जहां कहा जा रहा था कि सभी लोगों को सेफ सेंटर तक ले जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेनें चलाई जाएंगी और आप उसमें बैठकर यहाँ से निकल सकते हैं।
योंजू और सैम भी वहाँ पर जा रहे होते, लेकिन रास्ते में काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है क्योंकि सब स्टेशन की तरफ ही जा रहे थे। वेल तो फिर कुछ देर बाद लोग आकर योंजू और सैम से कार से लिफ्ट मांगते हैं, जहाँ पर फिर तभी एक आदमी आकर उनकी कार का शीशा तोड़ देता है और सैम और योंजू को उनकी कार से निकाल कर फिर उनकी कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद सैम योंजू को उठाता है और फिर दोनों ही सब स्टेशन की तरफ जाने लग जाते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जिसकी वजह से वहाँ का सेफ्टी ग्लास टूट जाता है, जिससे कि भाई आधे लोग तो उस ट्रेन के सामने ही आ जाते हैं। और फिर जब ट्रेन रुकती है तो लोग बहुत तेजी से उसमें चढ़ रहे होते हैं और वहाँ काफी ज्यादा भगदड़ मची हुई होती है, जहाँ सैम और योंजू दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं। और वहीं सभी लोग लिफ्ट से नीचे जाने लग जाते हैं कि तभी वो लिफ्ट 58 फ्लोर पर रुक जाती है, जहाँ वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि आरन है। आरन उन्हें बताता है कि उसे एक ज़ॉम्बी ने काटा है और इसलिए सभी लोग फिर उसे अंदर आने से मना करने लग जाते हैं। लेकिन सोजंग उसे अंदर आने के लिए बोलती है क्योंकि वो अभी तक ज़ॉम्बी बना नहीं था, तो वो लोग उसे रोक देते हैं। और आरन भी सोजंग को समझाता है कि सब लोग ठीक कह रहे हैं, सबको ही सेफ्टी से नीचे जाना चाहिए। ये बोलकर दोनों फिर एक दूसरे को बाय कर देते हैं। सूजोंग बहुत ज्यादा इमोशनल होकर अब तक उसने जो भी किया उस सब के लिए उसे थैंक्स बोलती है कि तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी आकर फिर उनकी लिफ्ट के ऊपर एक गिरते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक लेडी भी योंजू को ट्रेन में चढ़ा लेती है, लेकिन तभी योंजू की नजर एक बच्चे और उसकी दादी पर पड़ती है, जहाँ योंजू उस बच्चे को ट्रेन में चढ़ाकर भेज देती है। और उसके बाद वो दादी उस ट्रेन के पीछे जाने लग जाते हैं और तभी एक ट्रेन पीछे से आ रही होती है। फटाक से योंजू दादी को साइड में करती है, लेकिन उन दादी को एक ज़ॉम्बी ने काटा होता है और इसलिए दादी भी ज़ॉम्बी बनकर योंजू पर अटैक करने लग जाती है, जिससे कि ना चाहते हुए भी फिर योंजू दादी का सर ट्रेन में भिड़ा देती है, जिससे कि वो बेचारी वहीं मर जाती है। जिसके बाद ही योंजू को एक तरफ से अपनी मॉम की आवाज़ आने लग जाती है। जैसे ही वो साइड जा रही होती है, वहाँ सभी लोग लिफ्ट से बाहर आकर भाग रहे होते हैं और अलग अलग जाकर छिप जाते हैं। आरन भी छिपने की जगह ज़ॉम्बी से काफी लड़ रहा होता है, जहाँ पर दोस्त हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी तो आरन पर अटैक ही नहीं कर रहे होते हैं, बिल्कुल ही किन की तरह जैसे वो उस पर अटैक नहीं कर रहे थे। बल तो वहीं लीजन को आरन की चिंता होने लगती है कि तभी आरन बाहर आकर एक ज़ॉम्बी के गले में हाथ डालकर बोलता है कि आप मेरी चिंता ना करें क्योंकि ये मुझे नहीं काट रहे हैं। ये चीज फिर लीडर और एक सोल्जर उस गेट के होल में से देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ योंजू भी चलते चलते एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है, जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं वो, जिसके बाद ही वो फिर एक रिस्ट्रिक्टेड रूम में घुस जाती है, जहाँ उसे चार्जर मिलता है। तो वो सबसे पहले अपना फोन चार्ज करके ली को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल लगता ही नहीं है। जिसके बाद ही योंजू को वहाँ पर बहुत सारी मतलब की चीजें मिल जाती है खाने के लिए, कि तभी उसकी नजर एक चैन सॉ पर पड़ती है, जिसे देखती काफी खुश हो गई थी। और वहीं सभी लोग अलग अलग जगह होते हैं, लेकिन वो सभी आपस में वॉकी टॉकी से सबको बताते हैं कि वो लोग सेफ हैं। सूजोंग के साथ भी यहाँ पर जो सोल्जर होता है वो तो उसे अपनी इंस्टा आईडी देने लग जाता है, जिसे देख के सूजोंग तो काफी कंफ्यूज हो जाती है। वो उसे बताता है कि मुझे लगता था कि मैं एक दिन शायद ऐसे ही मर जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें देखा तो मुझे जीने की उम्मीद मिल गई, और इसलिए हम अगर यहाँ से जिंदा बच जाते हैं मैं तुम्हें डेट पर जरूर लेकर जाऊंगा। वेल तो उसकी सारी बातें सुनकर बेचारी सूजोंग भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन डेट के लिए हाँ बोल देती है। सुनती ही सोल्जर भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वेल तो वहीं दूसरी तरफ यूनहो को अपने रूम में एक विंडो मिलती है कि तभी ली अपने टैब से बाहर ज़ॉम्बी को देख रहा होता है, जहाँ पर उसे आरन भी दिख जाता है कि उसे ज़ॉम्बी नहीं काट रहे हैं। वो थोड़ा शॉक होता है, जिसके बाद ही ली सबको उस विंडो से बाहर निकालने के लिए बोलता है, जहाँ आरन उनकी हेल्प के लिए भी रेडी हो जाता है। और वो उस विंडो को बाहर निकालने वाले रास्ते में से एरो भी बना देता है, जिससे कि सबको सही रास्ता मिल जाए, कोई भी ना भटके, सब लोग मान जाते हैं। उसके बाद आरन फिर से स्टाफ रूम में जाकर ड्रिंक कर लेता है और फिर उस विंडो से बाहर जाने का मार्ग बनाने लग जाता है। और वहीं योंजू चैनसो को चलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो खराब होती है। तो योंजू से ठीक करने की कोशिश करती है कि वहाँ पर योंजू को एक लेडी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। उसके बाद योंजू उस मशीन को ठीक करके और रेडी होकर उसको बाहर निकालती है और फटाफट करके ज़ॉम्बी को वो एक एक करके मारना और काटना शुरू कर देती है। इससे वो बहुत सारे ज़ॉम्बी को मार तो देती है, लेकिन बेचारी थक कर एक जगह पर बैठ जाती है, जिससे कि उसे काफी नींद आने लग जाती है, क्योंकि वो बहुत टाइम से सोई जो नहीं थी। और वहीं सभी लोग विंडो से निकलना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ कुछ लोगों को एरो तो दिखाई नहीं देता, जिससे कि वो बेचारे गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ गए थे। तो लीडर उन पर फायर करने लगते हैं।
गन की आवाज सुनते ही ली उनकी हेल्प करने के लिए निकल जाता है, लेकिन पाओलो उसे मना कर देता है और आगे चलने के लिए बोलता है, जहाँ पर उसे भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है। उसे देखकर यूनो बोलता है कि शायद हम आरन की तरह ही उसे भी बचा सकते हैं, तो जिससे कि फिर आरन तो उसे बेर ही पिलाने लगता है, पर पाओलो एक ज़ॉम्बी बन जाता है। और दोस्तों मेरा आपसे ये सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ और वो ज़ॉम्बी क्यों बन गया बियर पीने के बाद भी, जबकि आरन तो ज़ॉम्बी नहीं बना था। तो जो भी इसका सही आंसर देगा ना, जिसे भी इसका सही जवाब पता होगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप इसका आंसर ज़रूर जानते होंगे। जिनका भी आंसर सही हुआ मैं उससे अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने वाले हूँ, तो इसलिए आंसर ज़रूर कीजिएगा। फिर तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, इसलिए वो लोग उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं, जिसके बाद सभी सोल्जर्स बाहर आने लग जाते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ पहुंच जाते हैं। लीडर उन पर फायर करते हुए वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती हैं कि तभी उन ज़ॉम्बीज को एक तरफ से बहुत शोर की आवाज आती है, और ये कोई और नहीं दोस्तों बल्कि आरन ही कर रहा था, और जो कि उन दोनों वॉकी टॉकी को लेकर वहीं पर खड़ा हुआ था जहां उन्होंने पाओलो को नीचे फेंका था, जिससे कि फिर एक एक करके सभी ज़ॉम्बी नीचे गिरने लग जाते हैं। और वहीं हम ली और यूनो को देखते हैं जो कि साइड में लटके हुए थे, और वहीं योंजू को भी दिखाया जाता है जिसकी अचानक से आंख खुलती है, क्योंकि उसने सपने में ली को ज़ॉम्बी बनते हुए जो देख लिया था, वो काफी ज्यादा डर गई थी। वह तो उसके बाद योंजू घूमते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पर जिनके सेंटर में एक आदमी गिटार लेकर बैठा हुआ होता है, जिसे योंजू जान देती, और सभी लोग फिर उस रास्ते से वहाँ पर उतर कर 2 फ्लोर नीचे आते हैं, जहाँ पर एक सोल्जर फूड स्टेशन पे सबसे लड़ने लग जाता है, और जो कोई भी उसको शांत करवा रहा होता है उन सब पर अपनी गन पॉइंट करने लग जाता है। तो सूजॉन अपनी गन उस पर पॉइंट करके उसे वार्न करती है, जिससे कि वो शांत हो जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था, इसलिए सारी उटपटांग हरकतें कर रहा था। वेल तो उसके बाद वो सभी वहां से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, जहाँ उन्हें लिफ्ट मिलती है, लेकिन वो खराब होती है। तो यूनहो को बिल्डिंग के बाहर एक एलिवेटर दिखाई देता है। सॉरी वेल तो मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, इट्स अ एलिवेटर नॉट एविलेटर। लेकिन भाई वो कुछ बिल्डिंग नीचे होता है, जिसे लाने के लिए ली नीचे जाता है, और वहीं योंजू अपने फ़ोन में एक वीडियो देखती है जिसमें ली उससे कह रहा होता है कि मेरे लिए जो कुछ भी हो बस सिर्फ तुम हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। सब कुछ सुनते ही वो तो काफ़ी रोने लग जाते हैं, और फिर वहाँ से कुछ ज़रूरी सामान लेकर एक इलेक्ट्रिक साइकिल पर सबको बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ली भी मशीन को लेकर ऊपर आ जाता है, जिससे सब नीचे जाने लग जाते हैं, और एक फ्लोर पर आकर वो मशीन रुक जाती है। तो आरन बताता है कि आज इसे ठीक करवाना था, लेकिन ये हो नहीं पाई, और यूनो उस मशीन को खोलकर देखता है शायद वो उसे ठीक कर सके, लेकिन वायर को देखते ही बंद कर देता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था। पर तो तभी ली की नजर पीछे एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है, जो कि लगातार अपना सर कांच पर मार रहा था, और तभी उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लग जाते हैं। धीरे धीरे कांच टूटने वाला होता है कि तभी ली उस मशीन में जोर से हाथ मारता है, जिससे कि वो एलिवेटर चलने लग जाती है, लेकिन तभी सारे ज़ॉम्बी उनके ऊपर आकर गिर जाते हैं, जिससे कि भाई वो एक तरफ से टूट जाती है और एक फ्लोर नीचे आकर गिरती है। मौका पाते ही सब उस फ्लोर पर उतर जाते हैं, लेकिन ली के उतरने से पहले ही एलिवेटर नीचे चली जाती है, और ली नीचे फ्लोर पर गिरता है, जिस पर बहुत सारे टेडी बियर होते हैं, लेकिन ऊपर सबको लग रहा होता है कि शायद वो मर गया है। अरे भाई अब हीरो थोड़ी ना ऐसे मर सकता है। वेल तो वहीं योंजू ज़ॉम्बी को मारते हुए एक रेलवे ट्रैक पर आ जाती है, जहाँ पर उसे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं, और उसके ऊपर लगे खून से उन्हें लग रहा होता है कि वो भी ज़ॉम्बी हैं। वो उसे मारने ही लगते हैं, लेकिन योंजू खुद को जैसे तैसे करके बचाकर वहाँ से निकल जाती है। वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए, और भाई यहाँ पर ली एक ज़ॉम्बी को एक टेडी बियर के कॉस्ट्यूम में देखता है, उसे खुद से दूर करता है। लिटरली दोस्तों ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी था, मेरे को तो काफ़ी हंसी आई इसे देखकर। साथ ही वो अपने फ़ोन में चेक करता है, जिसमें अभी भी नेटवर्क नहीं होते हैं। उसके बाद ली सभी को बाहर निकलकर आवाज़ लगाता है कि वो जिंदा है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता है। वेल तो उसके माइंड में फिर एक आइडिया आता है, दिमाग की बत्ती जलती है। वो फिर कॉस्ट्यूम वाले ज़ॉम्बी को बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है, जहाँ वो देखता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, और ली खुद को भी फिर एक कॉस्ट्यूम पहनाता है और उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। अरे भाई यहाँ तो बहुत ही सारे ज़ॉम्बी होते हैं, और रॉरन ऊपर से ज़ॉम्बीज को नीचे फेंक रहा होता है। वेल तो उसके बाद ली अपनी वॉकी से सबसे बात करता है। उसकी आवाज़ सुनकर तो सब खुश हो जाते हैं कि वो अभी भी जिंदा है।
जिसके बाद ही ली सबको नीचे आने का तरीका बताता है, जिससे वो एक वायर ऊपर फेंकता है। सब उस वायर को ऊपर से बांध देते हैं, जिसकी वजह से वो सब फिर एक करके नीचे आते हैं, उनको चोट ना लग जाए। इसलिए ली नीचे कुछ गद्दे डाल देता है जो कि पास में ही पड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ योंजू उन लोगों से बचते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाती है। उनका पीछा करते हुए वो लोग भी गेट खोल देते हैं, जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बी बाहर आते हैं। वहीं योंजू छुपी हुई होती है और मौका मिलते ही वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है और इसलिए उसके साथ में चली जाती है। वहीं सब नीचे आ जाते हैं सिवाय लीडर के, क्योंकि वही लीडर को ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, जिससे कि वो सबको आखिरी सलामी देकर बिल्डिंग में पीछे की तरफ चला जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। So sad. वेल तो वहीं योंजू और वो लड़की एक जगह पर होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों की गर्दन कटी हुई, उनकी बॉडी पड़ी हुई होती है। इसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा अजीब फील कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी आप कर रहे हो। वेल तो उसके बाद वो दोनों खुद को एक जगह पर छुपा लेती हैं। यहाँ पर सब लोग निकलने के लिए एक कार ढूंढ रहे होते हैं और कार मिलने पर उसमें जाकर बैठ जाते हैं, सिवाय एक सोल्जर के। और फिर हम उस सोल्जर को वहीं पर खड़ा हुआ देखते हैं दोस्तों की। तभी लीडर पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनकर नीचे गिर जाता है और वो सोल्जर उसे शूट करके यहाँ से चला जाता है, जहाँ पर फिर हमें सोल्जर और लीडर का एक इमोशनल साइड दिखाया जाता है कि वो लीडर हमेशा इस सोल्जर को बेटे की तरह ट्रीट करते थे और इसलिए उसने ऐसा किया था। योंजू को भी यहाँ पर एक टेलीफोन मिलता है, जिसमें बैटरी डालकर योंजू अपनी माँ को कॉल करती है और सेफ रहने के लिए बोलती है कि तभी वो लड़की योंजू को शांत करवाती है ताकि वहाँ ज़ॉम्बी उसकी आवाज़ सुनकर ना आए। योंजू से अपनी फैमिली से बात करने के लिए बोलती है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। कि तभी योंजू उस लड़की के बैच पर उसका नाम पढ़ती है कि उसका नाम यून है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग भी यहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी आरन उसे वहीं छोड़कर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसका कंट्रोल जो खो रहा था अपने ऊपर से। लेकिन वह ली से और ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए बोलता है, जिसके लिए सभी लोग एक शॉप पर आ जाते हैं, जहाँ पर फिर आरन ड्रिंक कर रहा होता है और सूजोन और वो सोल्जर्स खाना खाने लग जाते हैं, जहाँ सूजोंग फाइनली इसे अपनी इंस्टा आईडी दे ही देती है। जैसे ही ली योंजू की मम को कॉल करता है, वो उसे बताती है कि योंजू फिलहाल अभी किसी बस टर्मिनल के पास थी, उसने वहीं से उसे कॉल किया था। ली उनसे बोलता है कि वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, वो दोनों ही जल्दी घर आ जाएंगे। यून भी यहाँ योंजू को बिल्कुल चली जाती है कि वो नीचे हॉल में जाकर सब जगह की लाइट जलाने जा रही है और तुम अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन में ली सबको बाय बोलकर जाने लग जाता है, ये बोलकर कि हमें अपनी फैमिलीज को ढूंढकर उनकी हेल्प करनी चाहिए, और एक स्कूटर लेकर बस टर्मिनल तक पहुंच जाता है, जहाँ वो बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ को देखता है और फिर ज़ोर से योंजू का नाम लेता है। ली की आवाज़ सुनकर योंजू बाहर आती है, जहाँ उसे एक आदमी ली जैसा ही दिखाई दे रहा होता है। वो उसकी तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि ज़ॉम्बी होता है, उस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी पीछे से ली आकर उसे शूट कर देता है, जिससे कि जब ज़ॉम्बी की आँख योंजू के ऊपर आकर गिरती है, वो तो काफ़ी डर जाती है। ली आकर उसे हटा देता है। दोनों फिर एक दूसरे को देखकर हक कर बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। फाइनली यहाँ पर लव बर्ड्स मिल ही गए थे दोस्तों। तो उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलने लग जाते हैं कि तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये सब लोग भी वहाँ पर पहुँच गए थे और ली से बोलते हैं कि हम सब मिलकर एक एक करके अपनी फैमिलीज को साथ में बचाएंगे, और इसलिए हम यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। वेल तो उसके बाद सब काफ़ी इमोशनल हो गए थे और ली और योंजू साथ में बैठे हुए होते हैं कि तभी चारों आकर उन्हें बताने लग जाते हैं कि यहाँ कोई भी लड़की नहीं है। यूनहो फिर उससे यून का नाम पूछता है। जैसे ही वो उसे यून का नाम बताते हैं, यून का नाम सुनते ही यूनहो योंजू से पूछने लग जाता है कि ये बॉडीज आखिर कब से यहाँ पर पड़ी हैं। योंजू के बोलते कि हम जब यहाँ पर आए थे उससे पहले से ही यहाँ पर पड़ी हैं। कि तभी यूनहो ली को साइड में लेकर जाकर यून की बॉडी दिखाता है और कहता है कि ये तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। जैसे ही योंजू वहाँ पर आती है, जहाँ यूनहो से कह देता है कि शायद वो लड़की यहाँ से भाग गई है, क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, ये बताकर कि यून तो ऑलरेडी मर चुकी है। फिर तो उसके बाद सब लोग कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और देखते ही देखते पूरी सिटी में खून और ज़ॉम्बीज़ के अलावा दोस्तों कुछ भी नहीं बचा हुआ होता है। कि तभी योंजू ली को वही कैसेट देती है और ये उसी सिंगर की होती है जो कि उस टर्मिनल में गिटार लेकर बैठा था, जैसा कि हमने वीडियो में बीच में देखा था। वहाँ से निकलते हुए सभी के फेस पर एक स्माइल होती है और इसी के साथ दोस्तों यूटोपिया का फर्स्ट सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। सो अब सेकंड सीजन भी यहीं से कंटिन्यू होने वाला है। आगे की स्टोरी क्या होने वाली है? सो ये सब लोग सच में बच गए हैं या फिर अभी इनके ऊपर और भी परेशानियां आने वाली हैं? तो यहाँ से लोग आखिरकार कैसे निकलेंगे? कौन कौन ज़ॉम्बी बन चुका है? कौन किससे क्या छुपा रहा है? सच क्या है आखिर?
फिलहाल कौन कौन से ऐसे राज हैं जो अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं और ये लोग अपनी फैमिलीज को बचा पाएंगे या नहीं, आगे की क्या स्टोरी होने वाली, कैसे कैसे इंटरेस्टिंग टर्न एंड ट्विस्ट आएंगे, ये मैं आपको बताऊंगी सीजन 2 में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सीजन 2 भी फटाफट से एक्सप्लेन कर दूं तो मेरे कमेंट बॉक्स को नेक्स्ट पार्ट सून से भर दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सीजन 2 भी एक्सप्लेन करूँ तो। और हाँ, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, मेरी इतनी मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो फटाक से एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो, एक और साथ ही एक छोटा सा कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा।